मुकम्मल नॉवेल। अब तेरे दिल में हम आ गए। वो आ रहा है हया, अपनी बदतमीजियां जरा संभाल कर रखना। वो अब तुम्हारा वही पुराना वाला कजन नहीं रहा। बड़ी बी ने हया को वार्निंग देते हुए कहा। हया ने अपने घने बालों की पोनी बनाई और लापरवाही से कंधे उचका दिए। अम्मी, वो लंदन से पढ़ के आ रहा है, मरीक से नहीं। और मेरे लिए तो वो वही सड़े हुए मिजाज वाला पुराना जयान ही रहेगा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। पूरा घर जैसे जोश में भर गया। जयान शाह, जो 5 साल बाद मुल्क वापस लौटा था, अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। वो जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुआ, उसकी शख्सियत के रौब ने सबको खामोश कर दिया। स्याह चश्मा उतारे हुए उसकी गहरी नजरें पूरे कमरे का जायजा ले रही थीं कि अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी हया पर पड़ी। हया, जो हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़े उसे घूर रही थी, जयान को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। वो पहले से ज्यादा कदावर और पुरकशिश हो गया था। खुश आमदीद जयान। सब उसे गले मिल रहे थे, लेकिन जयान की नजरें अब भी हया पर थीं। वो कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। हया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद जयान उसे कोई प्यार भरा जुमला कहेगा, लेकिन जयान ने झुककर उसके कान में धीमे से कहा, तुम्हारा वजन तो बढ़ गया है, मगर अकल अब भी बचपन वाली ही लग रही है। हया का मुंह खुले का खुला रह गया। इससे पहले कि वो पलटकर कोई तीखा जवाब देती, जयान ने पूरी तरह मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हया ने मुट्ठी भींच ली। तुम लंदन से आओ या कहीं और से भी जयान शाह, मैं तुम्हारा ये गुरूर खाक में न मिला दिया तो मेरा नाम भी हया नहीं। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। जयान खामोशी से कॉफी पी रहा था कि हया शोर मचाती हुई आई। दादी जान, मेरा फोन जयान भाई के कमरे में रह गया है, उनसे कह दें कि दे दें मेरा मोबाइल। जयान ने सर उठाए बगैर कहा, तुम्हारा फोन मेरे बेड पर था, अब वो मेरे पास है। हया ने हाथ हिलाकर कहा, तो दे ना फिर। जयान ने जेब से फोन निकाला, मगर उसे देने के बजाय मेज पर रख दिया। पहले बताओ कि रात के 2 बजे तुम्हें किसका मैसेज आ रहा था। जयान की आवाज में सख्ती थी। हया का रंग उड़ा, मगर उसने संभल कर जवाब दिया, वो मेरी दोस्त थी, आपको क्या। जयान कुर्सी से उठा और हया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसके परफ्यूम की तेज खुशबू हया की हवासों पर छाने लगी। हया, मैं तुम्हारा कजन होने के साथ साथ तुम्हारा मंगेतर भी हूँ, याद है ना। हया ने तीखे लहजे में कहा। वो बचपन का मजाक था जयान शाह, मैं उसे नहीं मानती। जयान के लबों पर एक दिलकश मगर खतरनाक मुस्कुराहट आई। उसने झुककर हया की आंखों में देखते हुए कहा, जिस मजाक को मैं हकीकत बना दूं, उसे बदलने की ताकत किसी में भी नहीं। हया का दिल जोर से धड़का। उसे समझ नहीं आया कि ये गुस्सा था या फिर कुछ और। जयान फोन वहीं छोड़कर चला गया, मगर हया वहीं मुंजमद खड़ी रह गई। उसे महसूस हुआ कि लंदन वाला जयान अब उसके दिल पर कब्जा करने आया है। दादी जान ने हॉल में सबके सामने धमाका खैर ऐलान कर दिया, आज रात कजन की मेहंदी है और हया और जयान एक साथ डांस करेंगे। हया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा, हरगिज नहीं दादी, मैं उस हिटलर के साथ हरगिज परफॉर्म नहीं करूंगी। जयान ने अखबार पढ़ते हुए सुकून से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं। दादी ने गुस्से से देखा, ये मेरा हुक्म है और तुम दोनों को मानना पड़ेगा। शाम को प्रैक्टिस के दौरान हया जानबूझकर गलत स्टेप्स कर रही थी। जयान ने झुंझलाकर हया का हाथ पकड़ और उसे अपनी तरफ खींचा। हया सीधी जयान के मजबूत सीने से जा टकराई। आह, जयान भाई छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है, हया ने तड़प कर कहा। जयान ने उसकी कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। उसकी गर्म सांसें हया के चेहरे को छू रही थी। अगर तुमने एक बार भी स्टेप गलत किया तो मैं सबके सामने तुम्हें सजा दूंगा। हया ने धड़कते दिल के साथ पूछा, कैसी सजा। जयान ने झुककर उसके माथे के करीब अपने लब लाए और सरगोशी की। ऐसी सजा कि तुम दोबारा कभी मेरा नाम लेने की जुर्रत नहीं करोगी। हया की आंखें बंद हो गईं। उससे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो जयान जो उसे सिर्फ एक जिद्दी बच्चा लगता था, आज उसे एक मर्द लग रहा था। मेहंदी की रात पूरी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। हया ने पीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था, जिसमें वो परी लग रही थी। जयान ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो डांस स्टेज की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसका पांव लहंगे में उलझ गया। हया की आंखें खौफ से बंद हो गईं। उसे लगा कि वो अब सबके सामने गिर जाएगी, मगर गिरने के बजाय उसे अपने गिर्द किसी के मजबूत बाजुओं का हिसार महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने जयान की गहरी और मसरूर कुन आंखें थीं। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें दोनों पर थी। जयान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, मगर उसका हाथ अब भी हया की कमर पर था। हया, संभल कर, हर जगह तुम्हारा ये बचपना काम नहीं आएगा, जयान ने धीमे लहजे में कहा। हया ने शर्म से नजरें झुका ली। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तभी जयान ने झुककर उसके कान में एक ऐसी बात कही कि हया का दिल लरज गया। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें कहीं छुपा दूं। हया ने हैरत से जयान को देखा। क्या ये वही मगरूर जयान था। जयान ने सबके सामने हया का हाथ थामा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। इस रात हया को पहली बार एहसास हुआ कि वो जयान की कैद से कभी नहीं निकलना चाहती। फंक्शन खत्म हो चुका था और हया अपने कमरे में आकर अभी ज्वेलरी उतार ही रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर रोशन हुई। एक गुमनाम नंबर से मैसेज आया, जिस जयान के इश्क में तुम गिरफ्तार हो रही हो, उसका लंदन वाला सच जानती हो। हया का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से मैसेज को दोबारा पढ़ा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने जयान खड़ा था। वो अब भी अपनी शेरवानी में बेहद पुरकशिश लग रहा था, मगर उसकी आंखों में थकन थी। तुम अभी तक जाग रही हो, जयान ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। हया ने तेजी से फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। जयान उसके बिल्कुल करीब आया और उसके माथे पर आई लट को पीछे किया। क्या हुआ हया, तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है। उसका लहजा बेहद नर्म था। हया ने हिम्मत जमा करके पूछा।
زیان، کیا لندن میں آپ کی زندگی میں کوئی اور تھا؟ زیان کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کی آنکھوں میں ایک دم سردی اتر آئی۔ اس نے حیا کا جبڑا سختی سے پکڑا اور اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میرا ماضی کو ریتنے کی کوشش مت کرنا حیا، ورنہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ حیا وہیں آنسو بہانے لگی۔ ایک پل میں وہ پیار کرنے والا زیان پھر سے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی زویا بڑے روب سے اندر داخل ہوئی۔ حیا اور گھر والے سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زیان کہاں ہے؟ میں لندن سے صرف اس کے لیے آئی ہوں، زویا نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت زیان نیچے آیا۔ زویا کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زویا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زیان، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم پاکستان آ گئے ہو؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ زیان نے زویا کو خود سے الگ کیا اور کڑی نظروں سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا بنا کچھ کہے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے زیان کی ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ زیان غصے میں اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے چھپنے سے حقیقت نہیں بدلتی حیا۔ زیان دہاڑا۔ حیا نے چلا کر کہا، کون سی حقیقت؟ یہ کہ آپ کی لندن میں منگیتر تھی؟ زیان نے حیا کو دیوار سے جا لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ وہ میری منگیتر نہیں ہے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ حیا نے تڑپ کر کہا، بھروسہ وہاں ہوتا ہے جہاں سچ ہو۔ آپ تو رازوں کی کتاب ہیں۔ زیان نے غصے میں حیا کے قریب جھک کر کہا، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہی کرنا ہے تو پھر میں تمہیں شک کی ٹھوس وجہ بھی دوں گا۔ اگلے پورے دن زیان نے حیا کو نظر انداز کر کے سارا وقت زویا کے ساتھ گزارا۔ وہ جان بوجھ کر حیا کے سامنے زویا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ حیا کچن میں کھڑی تھی جب زیان اور زویا وہاں آئے۔ زیان، تمہاری کزن بہت اچھی چائے بناتی ہے، اس سے کہو کہ میرے لیے چائے بنائے، زویا نے تنزیہاً کہا۔ زیان نے حیا کی طرف دیکھے بغیر کہا، حیا، مہمان کے لیے چائے لے کر آؤ۔ حیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ چائے دیتے وقت حیا کا ہاتھ کانپا اور گرم چائے زویا کے ہاتھ پر گر گئی۔ زویا نے چیخ ماری اور زیان نے لپک کر زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے پلٹ کر حیا کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم اتنی بدتمیز ہو جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پورے کچن میں سناٹا چھا گیا۔ حیا نے اپنا گال تھام لیا۔ اسے تھپڑ کا دکھ نہیں تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ زیان نے ایک غیر لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، آج آپ نے ثابت کر دیا زیان شاہ کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں حیا تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ سڑک پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حیا کی گاڑی کھائی کے قریب جا رکی۔ زیان، جو پیچھے اپنی گاڑی میں آ رہا تھا، دیوانہ وار چیختا ہوا باہر نکلا۔ حیا، نہیں حیا، آنکھیں کھولو۔ اس نے خون میں لت پت حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زیان کے سفید کپڑے حیا کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ حالت نازک ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں حیا کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ تبھی زویا وہاں آئی۔ زیان، چھوڑو اس ڈرامے باز لڑکی کو، چلو یہاں سے۔ زیان نے پہلی بار زویا کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کانپ گئی۔ اگر اسے کچھ ہوا زویا، تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم لندن جانا بھول جاؤ گی۔ اس نے زویا کو دھکا دیا اور سیدھا ہسپتال کی مسجد کی طرف بھاگا۔ وہ مغرور زیان، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اے اللہ، میری حیا کو واپس دے دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ کئی گھنٹوں بعد حیا کو ہوش آیا۔ زیان دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور زیان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیان شاہ، آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ زیان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیا کے ہاتھ پر گرے۔ حیا، مجھے مار لو، جان لے لو میری، مگر مجھ سے دور ہونے کی بات مت کرو۔ حیا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی، مگر وہ پہلے والی حیا نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ شوخی اور چہرے کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ زیان ہر پل اس کے گرد گھومتا، اس کے لیے پھول لاتا، اس کی پسند کا کھانا لاتا، مگر حیا اسے ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ حیا، یہ سوپ پی لو، تمہارے لیے خود بنایا ہے، زیان نے نرمی سے کہا۔ حیا نے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، زیان شاہ، تھپڑ کے نشان گال سے تو مٹ جاتے ہیں مگر روح سے نہیں۔ زیان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ حیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، حیا مجھے ایک موقع تو دو، حیا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ موقع اسے دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو، آپ نے تو اب مجھے صرف ڈر لگتا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان، پاپا کا فون آیا ہے، وہ ہماری منگنی کی بات کر رہے ہیں۔ حیا نے زیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جائیے زیان، اپنی منزل کی طرف جائیے۔ زیان نے غصے میں زویا کا فون چھین کر دیوار پر دے مارا۔ منگیتر صرف تم ہو حیا، اور یہ بات میں آج پوری دنیا کو بتاؤں گا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے گیا جہاں سب جمع تھے۔ دادی جان، کل ہی میرا اور حیا کا نکاح ہوگا، چاہے حیا مانے یا نہ مانے۔ حیا حیرت سے زیان کو دیکھنے لگی۔ یہ محبت تھی یا زیان کی ایک اور ضد؟ پورے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زیان نے حیا کے لیے دنیا کا مہنگا ترین سرخ جوڑا منگوایا تھا، مگر حیا کے چہرے پر دلہن والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بس ایک مٹی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے زیان سے پوچھا، کیا آپ کو حیا بنت احمد سے نکاح قبول ہے؟ زیان نے فخر اور محبت سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اب باری حیا کی تھی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، حیا بنت احمد، کیا آپ کو زیان شاہ سے نکاح قبول ہے؟ حیا نے اپنی مٹھی کھولی اور سب کے سامنے وہ انگوٹھی میز پر رکھ دی جو زیان نے اسے پہنائی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے،
हया की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। ज़यान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। हया, ये तुम क्या कह रही हो? ज़यान ने दहाड़ कर पूछा। हया ने उठकर ज़यान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस इंसान ने मेरा एतबार नहीं किया, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ज़यान शाह, आपने कहा था ना कि आप जो चाहें उसे हकीकत बना देंगे। आज मैंने आपकी जिद को सबके सामने तोड़ दिया है। हया अपना दुपट्टा संभालती हुई स्टेज से नीचे उतर गई। पीछे ज़यान बुत बना खड़ा रह गया। ज़ोया के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगर ज़यान की आंखों में अब खून उतर आया था। वो जानता था कि हया ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे जिंदा मार दिया है। निकाह टूटने के बाद हवेली में मातम का समा था। ज़यान अपने कमरे में बंद था, जहाँ तोड़-फोड़ की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती थीं। दादी जान और अम्मी दरवाज़ा पीट रही थीं, मगर ज़यान किसी की सुनने को तैयार न था। अचानक दरवाज़ा खुला, ज़यान बाहर निकला, उसके हाथ से खून बह रहा था। ज़यान, बेटा ये क्या हाल बना लिया है? अम्मी ने रोते हुए पूछा। ज़यान ने किसी की तरफ नहीं देखा, उसकी नज़रें सीधी हया के कमरे की तरफ थीं। वो तूफ़ानी कदमों से चलता हुआ हया के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से कुंडी लगा दी। हया जो बेड पर बैठी रो रही थी, उसे देखकर सहम कर खड़ी हो गई। बाहर निकलो ज़यान, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, हया ने लरजती आवाज़ में कहा। ज़यान ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया और उसके चेहरे के करीब झुका। रिश्ता तुमने तोड़ा है हया, मैंने नहीं। ज़यान की आवाज़ में एक हौलनाक सुकून था। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत खाक में मिलाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने ज्वेलरी बॉक्स से वही अंगूठी निकाली और हया की उंगली में जबरदस्ती पहना दी। हया दर्द से कर्रा उठी। छोड़े मुझे, आप पागल हो गए हैं। ज़यान ने सर्द लहजे में कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और इस पागलपन की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर हो पाओगी? अब तुम इस कमरे से तब निकलोगी जब तुम खुद कहोगी कि ज़यान मुझे आपसे निकाह कबूल है। उसने हया का फ़ोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद कमरे के सोफे पर बैठ गया। हया ने हैरत से देखा। ज़यान उसे अगवा कर चुका था, वो भी उसके अपने ही घर में। कमरे में दम घुट रहा था। बाहर से दादी जान की आवाज़ें आ रही थीं, मगर ज़यान किसी पत्थर की तरह सोफे पर बैठा हया को घूर रहा था। हया ने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। ज़यान शाह, ये बुज़दिली है, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। ज़यान अपनी जगह से उठा और धीरे-धीरे हया की तरफ बढ़ने लगा। हया पीछे हटते-हटते दीवार से जा लगी, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ज़यान ने अपने दोनों हाथ हया के गिर्द दीवार पर टिका दिए, उसे अपने हिसार में ले लिया। बुज़दिली वो थी हया जो तुमने निकाह के वक़्त की, ये तो मेरा हक है। उसकी सांसें हया के माथे को छू रही थीं। हया ने नफ़रत से नज़रें फेर लीं। हक मोहब्बत से मिलता है ज़यान, ज़बरदस्ती से नहीं। हया ने तड़प कर जवाब दिया। ज़यान के लबों पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट आई। उसने हया की लट को उँगली के गिर्द लपेटा। तो ठीक है हया, मोहब्बत नहीं सही, नफ़रत ही सही, मगर तुम रहोगी मेरी ही। तभी कमरे के दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। ज़यान के वालिद की गुस्सैली आवाज़ आई। ज़यान, दरवाज़ा खोलो वरना मैं उसे तोड़ दूँगा। ये क्या तमाशा है? ज़यान ने हया की आंखों में झाँक कर देखा, जहाँ अब आंसुओं की जगह गुस्सा था। उसने दरवाज़ा खोला। सब घर वाले अंदर दाखिल हुए। ज़ोया भी वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। ज़यान के वालिद ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर ज़यान ने बीच में ही हाथ रोक लिया। बाबा, इसे मेरा इश्क कहें या जुनून, लेकिन हया इसी घर की बहू बनेगी। हया ने बुलंद आवाज़ में कहा। कभी नहीं, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हया अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी, मगर सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी नज़र सामने खड़े एक अजनबी शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर ज़यान के भी होश उड़ गए। वो अजनबी शख्स या सूट में मलबूस, आंखों पर चश्मा लगाए, निहायत पुरवकार अंदाज में खड़ा था। उसे देखते ही ज़यान के मुक्के भींच गए और दादी जान के मुंह से निकला, फारिस। फारिस, जो ज़यान का सौतेला भाई था और बरसों से खानदान से अलग रह रहा था, अब वो वापस आ चुका था। उसने मुस्कुराकर हया की तरफ देखा, जो अपना बैग पकड़े हैरत से उसे ही देख रही थी। लगता है मैंने गलत वक्त पर एंट्री दी है, या फिर शायद सही वक्त पर। फारिस की आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। वो चलता हुआ हया के करीब आया और नहायत तमीज़ से उसका बैग थाम लिया। एक खूबसूरत लड़की को इस तरह गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसने हया की आंखों में झांका। ज़यान ने दहाड़ कर कहा, फारिस, उससे दूर रहो, वो मेरी मंगेतर है। फारिस ने तंजिया हंसी हंसते हुए ज़यान की तरफ देखा। मंगेतर, जो अभी सबके सामने तुम्हारा निकाह ठुकरा कर जा रही थी। पूरे हॉल में तनाव की लहर दौड़ गई। ज़यान और फारिस की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। हया को पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो ज़यान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। फारिस ने हया से कहा, अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। ज़यान ने आगे बढ़कर हया का दूसरा हाथ पकड़ लिया। हया कहीं नहीं जाएगी। हया ने ज़यान का हाथ झटक दिया और फारिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। ज़यान शाह, आपका जुनून आपको मुबारक, मैं फारिस के साथ जा रही हूँ। ज़यान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में सुर्ख लहरें दौड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जमीन कोई छीन कर ले गया हो। ज़ोया ने धीमे से ज़यान के कान में कहा, देख लिया ज़यान, तुम्हारी हया तुम्हारे दुश्मन के साथ जा रही है। फारिस हया को लेकर शहर के एक पुरसुकून रेस्टोरेंट में आ गया। हया की आंखों में अब भी आंसू थे। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। फारिस ने बड़ी नरमी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ज़यान शुरू से ही ऐसा है, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो उसे छीन लेना चाहता है, फारिस ने कहा। हया ने तल्खी से पूछा, आप उसे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? फारिस मुस्कुराया। वो मेरा भाई है हया, लेकिन हम दोनों के रास्ते हमेशा अलग रहे हैं। तभी हया के फ़ोन पर ज़यान की दर्जनों कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। फारिस ने हया का फ़ोन हाथ में लिया और उसे ऑफ कर दिया। आज की रात सुकून से गुजारो हया। दूसरी तरफ ज़यान पागलों की तरह शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे लग रहा था जैसे हया को फारिस के साथ भेजकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो वापस घर पहुंचा तो ज़ोया ने उसे भड़काने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया।
जायान, फारिस कोई आम इंसान नहीं है, वो हया को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जायान ने गुस्से में मेज पर बड़ा गुलदान दीवार पर दे मारा। खामोश हो जाओ जोया, हया सिर्फ मेरी है और मैं उसे उस जहन्नुम से निकाल कर लाऊंगा। रात के पिछले पहर हया को एक बंगले में ठहराया गया जो फारिस की मिल्कियत था। हया को नींद नहीं आ रही थी, वो बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। अचानक उससे नीचे किसी साई की हरकत महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़का। वो अभी मुड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया। हया चीखना चाहती थी मगर उस शख्स की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। खामोश, अगर एक लफ्ज भी बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जायान की आवाज़ थी। वो दीवार फलांग कर और सिक्योरिटी को चकमा देकर हया तक पहुंच गया था। हया ने तड़प कर उसका हाथ हटाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाएं यहाँ से। जायान की आंखें नींद की कमी और गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। उसने हया को बाजू से पकड़ और उससे अपने करीब खींच लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ हया, तुम इस शख्स के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। हया ने गुस्से से कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं वापस नहीं जाऊंगी। जायान ने झुककर हया की आंखों में देखा। उसके लहजे में अपनी इल्तिजा थी। हया, मुझे सजा दे लो मगर इस शख्स के पास मत रहो, वो तुम्हें नहीं जानता। तभी कमरे की लाइट जल उठी। दरवाजे पर फारिस खड़ा था। उसके हाथ में पिस्टल थी। जायान शाह, मेरी हदूद में बगैर इजाजत दाखिल होने की कीमत बहुत भारी है। जायान ने हया को अपने पीछे छुपाया और फारिस के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। सिर्फ फारिस की पिस्टल लोड होने की आवाज गूंजी। जायान ने हया को मजबूती से अपने पीछे छुपाया हुआ था, जैसे वो उसकी ढाल बन गया हो। पिस्टल नीचे करो फारिस, ये हमारे दरमियान का मामला है, हया को इसमें मत लाओ। जायान की आवाज में दहाड़ थी। फारिस तंजिया हंसा। मामला तो अब शुरू हुआ है। जायान, तुमने हमेशा मुझसे मेरी पसंद की हर चीज छीनी है, आज मैं तुमसे वो छीन रहा हूँ जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते। हया ने कांपते हुए जायान की कमीज पीछे से पकड़ ली। उसे पहली बार जायान के लिए खौफ महसूस हो रहा था। फारिस भाई, प्लीज इसे जाने दें, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हया ने रोते हुए इल्तिजा की। जायान का दिल हया की ये बात सुनकर कट गया। नहीं हया, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। जायान ने एक कदम आगे बढ़ाया। पिस्टल की नाली अब सीधी उसके सीने पर थी। गोली चलाओ फारिस, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सीना छलनी कर दो, मगर याद रखना जायान शाह मरकर भी हया का पीछा नहीं छोड़ेगा। फारिस की उंगली ट्रिगर पर दबी। हया ने जोर से चीख मारी और जायान के आगे आ गई, मगर गोली चलने के बजाय सिर्फ एक क्लिक की आवाज आई। पिस्टल खाली थी। फारिस के कहा लगाकर हंसने लगा। देख लिया जायान, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है और तुम उसे सिर्फ अपनी जिद समझते हो। फारिस ने पिस्टल बेड पर फेंकी और बाहर निकल गया। जायान वहीं घुटनों के बल गिर गया। हया ने रोते हुए उसे सहारा दिया। जायान ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। तुम पागल हो हया, अगर गोली चल जाती तो मेरा क्या होता? जायान की आवाज भर आई थी। हया ने उसके सीने पर सर रखकर धीरे से कहा, आपके बगैर तो मैं भी अधीरी हूँ जायान। जायान और हया जब हवेली वापस पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। सब घर वाले लाउंज में खामोश बैठे थे और सामने टीवी स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। जोया ने हया को देखते ही जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, आ गई हया बीबी, फारिस के साथ रात गुजार कर कैसा लगा? हया का चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर हया और फारिस की रेस्टोरेंट वाली तस्वीरें चल रही थी। वो तस्वीरें इस तरह ली गई थी कि लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। जयान के वालिद ने गुस्से से कहा, हया, हमने तुम पर भरोसा किया था मगर तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। हया ने तड़प कर जयान की तरफ देखा। जयान, आप तो जानते हैं ना कि ये सब झूठ है। जयान की मुट्ठियां भीज गईं। उसकी नजरें उन तस्वीरों पर जमी थीं। जोया ने आग लगाते हुए कहा, जयान देखो अपनी मंगेतर को जो तुम्हारे दुश्मन के साथ खुशियां मना रही थी। सबको लगा कि जयान अब हया पर चिल्लाएगा या उसे घर से निकाल देगा, मगर जयान आहिस्ता से चलता हुआ स्क्रीन के पास गया और एक ठोकर मारकर उसे गिरा दिया। खबरदार, अगर किसी ने भी हया के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला। जयान की आवाज गूंजी। वो हया के पास आया और सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। ये तस्वीरें झूठी हैं या सच्ची, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हया मेरी है और मैं उससे पर खुद से ज्यादा यकीन रखता हूँ। हया की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पहली बार उसे जयान की इश्क की गहराई का अंदाजा हुआ। जोया का मंसूबा धूल में मिल गया था, मगर जयान का अगला फैसला सबको हैरान कर देने वाला था। दादीजान, कल सुबह ही मेरा और हया का निकाह होगा और इस बार कोई उसे नहीं रोकेगा। निकाह की सुबह पूरे घर में गहमा गहमी थी, मगर हया के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। जायान, जो आज बेहद खुश था, हया को सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में आया, मगर वहाँ हया नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक खत रखा था। जायान ने कांपते हाथों से खत खोला, जिस पर लिखा था, जायान, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। जो तस्वीरें सबने देखी वो अधूरा सच था। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। जायान के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसी वक्त जोया कमरे में दाखिल हुई और हमदर्दी दिखाते हुए बोली, देखा जयान, मैंने कहा था ना कि वो फारिस से मोहब्बत करती है, वो उसी के पास गई है। जायान ने गुस्से से खत मरोड़ दिया और जोया का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। यह खत तुमने लिखा है ना जोया? बोलो, कहाँ है हया? जायान की आंखें खूनखार हो रही थी। जोया हकलाने लगी, मम मैंने मैंने कुछ नहीं किया जायान, वो खुद गई है। जायान ने उसे झटक दिया और सीधा फारिस के अड्डे पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर जायान के होश उड़ गए। हया वहां कुर्सी से बंधी हुई थी। वो फारिस उसके सामने पिस्टल लिए खड़ा था, मगर फारिस का रुख हया की तरफ नहीं बल्कि अपनी कनपटी पर था। जायान, तुम जीत गए। हया ने तुम्हारे लिए मरना कबूल किया, मगर मेरे साथ जाने पर राजी नहीं हुई। फारिस ने रोते हुए कहा। हया ने जायान को देखा तो उसकी सिसकियां बंद गईं। जायान, उसे रोकें, ये पागल हो गया है। जायान ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। फारिस भाई, बंदूक नीचे करो, मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। फारिस ने बंदूक नीचे फेंक दी और वहीं फर्श पर बैठकर धारे मारकर रोने लगा। जायान ने लपक कर हया की रस्सियां खोली और उसे अपने सीने में छुपा लिया। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता हया, अब तुम वाकई
میرے دل میں آ گئی ہو۔ آخرکار تمام رکاوٹیں دور ہوئیں اور حیا اور زیان کا نکاح ہو گیا۔ حیا سرخ اور روسی جوڑے میں سجی کمرے میں زیان کا انتظار کر رہی تھی۔ زیان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج سے تم صرف میری ہو حیا، ہمیشہ کے لیے، زیان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر حیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک پرانی ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ زیان، اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو یہ سچ جان لینا چاہیے۔ زیان نے حیرت سے ڈائری کھولی۔ اس کے اندر حیا کے بچپن سے لے کر اب تک کے وہ تمام خط موجود تھے جو اس نے زیان کو لکھے تھے مگر کبھی بھیجے نہیں تھے۔ مگر آخری صفحے پر کچھ ایسا لکھا تھا کہ زیان کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ حیا کے والد نے مرنے سے پہلے زیان کے والد یعنی کہ اپنے بھائی کو ایک وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ اگر زیان اور حیا کی شادی نہیں ہوئی تو حیا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ زیان نے گہری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ تو کیا تم نے یہ نکاح صرف جائیداد بچانے کے لیے کیا؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، نہیں زیان، میں نے تو آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے مگر یہ سچ مجھے مار رہا تھا۔ زیان کا لہجہ ایک دم سے سرد ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی محبت کا سودا کیا گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے پاس اس لیے آئی ہو کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے مگر یہاں تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ زیان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا پکارتی رہ گئی مگر وہ مڑ کر نہیں آیا۔ شادی کی پہلی رات جو خوشبوؤں سے بھری ہونی چاہیے تھی، خاموشی اور دوری میں بدل گئی۔ صبح کا سورج نکلا مگر حیا اور زیان کے درمیان کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ حیا ناشتے کی میز پر سب کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے زیان اور زویا کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ زویا کے ہاتھ میں اس کا سامان تھا جیسے وہ اب اسی گھر میں رہنے کے لیے آئی ہو۔ دادی جان نے حیرت سے پوچھا، زیان، یہ زویا یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب تو تمہارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ زیان نے سپاٹ لہجے میں حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زویا میری بزنس پارٹنر ہے اور اب سے وہ اسی گھر کے پورشن میں رہے گی۔ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حیا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اسے پتا تھا کہ زیان یہ سب اسے تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہے۔ زویا نے حیا کے قریب آ کر فاتحانہ سرگوشی کی۔ تمہارا نکاح صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے حیا، زیان کے دل تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ پورا دن زیان نے حیا کو مکمل نظر انداز کیا۔ وہ زویا کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ رات کو جب زیان کمرے میں آیا تو حیا نے ہمت کر کے اس کا راستہ روکا۔ آپ بدلہ لے رہے ہیں نا زیان، صرف اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ وصیت بتائی؟ زیان نے حیا کا جبڑا سختی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ بدلہ تو اب شروع ہوا ہے حیا بیگم، تم اس گھر میں رہو گی میری بیوی بن کر مگر میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے کہ میں نے جائیداد کے لیے نہیں، آپ کے لیے آپ سے نکاح کیا ہے؟ زیان نے اسے جھٹک دیا۔ ثابت کرو حیا، اگر جائیداد معنی نہیں رکھتی تو ان کاغذات پر سائن کر دو اور سب کچھ میرے نام کر دو۔ اس نے ٹیبل پر جائیداد کے کاغذات پر رکھ دیے۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زیان کو لگ رہا تھا کہ حیا جائیداد کے کاغذات دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گی مگر حیا نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر قلم اٹھایا اور تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ یہ لیجیے زیان شاہ، آپ کو لگتا تھا کہ مجھے دولت پیاری ہے؟ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ آج سے آپ کی یہ جائیداد، یہ گھر اور میرا سب کچھ آپ کا ہوا۔ اب تو یقین کریں گے نا؟ زیان نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیا اتنی آسانی سے یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حیا اسے وہیں چھوڑ کر چھت کی طرف بھاگ گئی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ حیا بارش میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی زویا وہاں آئی۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ بہت بڑی بیوقوف ہو حیا تم۔ اب تو تمہارے پاس زیان کو روکنے کے لیے کوئی مجبوری بھی نہیں رہی۔ اب دیکھنا میں کیسے زیان کو تم سے طلاق لینے پر مجبور کرتی ہوں، زویا نے کہا لگایا۔ حیا نے پلٹ کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت سودا نہیں ہوتی زویا، زیان میرا ہے اور میرا رہے گا۔ اگلی صبح زیان جب آفس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ حیا گھر کا سارا کام خود کر رہی ہے۔ اس نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی اور زیان کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ زیان نے اسے روکنا چاہا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں حیا۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں آپ کی جائیداد کی وارث نہیں، صرف آپ کی بیوی ہوں۔ زیان کا دل پگھلنے لگا تھا مگر تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا جس نے اسے پھر سے پتھر کا بنا دیا۔ میسج فارس کی طرف سے تھا، جائیداد مبارک ہو زیان، حیا نے میرا کام آسان کر دیا۔ زیان کو لگا کہ یہ سب حیا اور فارس کی ملی بھگت ہے تاکہ وہ زیان کا اعتماد جیت سکیں۔ فارس کا میسج پڑھتے ہی زیان کا بچا کچھ اعتبار بھی ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا کچن میں جا پہنچا جہاں حیا اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ زیان نے کافی کا کپ فرش پر دے مارا۔ کتنا ڈرامہ کرو گی حیا، جائیداد دے کر تم نے فارس کے ساتھ مل کر کیا پلان بنایا ہے؟ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زیان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی پلان نہیں بنایا، جھوٹ مت بولو، فارس نے خود سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہو گی۔ زیان نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال کی طرف لے جانے لگا۔ زیان، میری بات سنیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز، حیا نے کراہتے ہوئے کہا مگر زیان پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے حیا کو مین گیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ حیا سڑک پر گری اور بے ہوش ہو گئی مگر زیان نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دادی جان حیا کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی کہ انہیں بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک میڈیکل رپورٹ ملی۔ دادی جان نے رپورٹ پڑھی تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ زیان، یہ دیکھو تم نے کیا کر دیا۔ زیان نے دوڑ کر رپورٹ دیکھی جس پر لکھا تھا کہ حیا کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے اور حالیہ حادثے نے اس کی حالت مزید نازک کر دی ہے۔ اسی لیے حیا جائیداد زیان کے نام کر رہی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔
जयान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दीवाना बाहर भागा। बाहर सड़क पर सिर्फ हया का दुपट्टा पड़ा था। हया वहां नहीं थी। जयान ने सर पकड़कर वहीं सड़क पर चीख मारी, हया, मैंने ये क्या कर दिया? तभी उसे दूर एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। जयान का दिल डूबने लगा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर जयान साफ खड़ा था। उसके हाथ लरज रहे थे। उसी वक्त जयान ने जोया को फोन पर किसी से हंसते हुए बात करते सुना। हाँ, मैंने ही फारिस के फोन से वो मैसेज करवाया था। जयान इतना बेवकूफ है कि उसने फौरन हया को घर से निकाल दिया। जोया कह रही थी। जयान ने पीछे से जोया का फोन छीन कर दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में वहशत थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जोया। अगर हया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जयान ने पुलिस को बुलवाकर जोया को वहां से निकलवा दिया, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ न था। डॉक्टर बाहर निकला और सर झुकाकर बोला, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर मरीजा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जयान भागकर अंदर गया। हया ऑक्सीजन मास्क लगाए बेजान पड़ी थी। उसने हया का हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हया, एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो, मगर ऐसे छोड़कर मत जाओ। अचानक मॉनिटर पर चलने वाली लकीर सीधी होने लगी। डॉक्टर्स ने जयान को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और हया को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगे। जयान बाहर फर्श पर बैठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, मेरी जिंदगी ले ले मगर उसे बचा ले। मैं उसे कहे बगैर नहीं मरना चाहता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके माथे पर पसीना था। मुआवजा हो गया है। हया की सांसें वापस आ गई हैं। जयान के सीने से एक ठंडी आह निकली। उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। 2 दिन बाद जब हया को होश आया तो जयान उसके पास बैठा उसका हाथ चूम रहा था। हया ने धीरे से आंखें खोली और अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं जयान शाह? क्या जायदाद के कागजात में कोई कमी रह गई थी? हया की आवाज में हद दर्जे तलखी थी। जयान की आंखों से आंसू बहने लगे। हया, मुझे माफ कर दो, मैं जोया की चालों में आ गया था। हया ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। आपने मुझे सड़क पर धक्का दिया था। उस दिन हया मर गई थी। जैसे ही मैं ठीक होंगी मुझे आपसे तलाक चाहिए। जयान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा हया, चाहे मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे पैरों में ही क्यों न गुजारनी पड़े। तभी कमरे में फारिस दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो जयान ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, मगर फारिस खामोश रहा। जयान, हया के दिल का ऑपरेशन पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। उसे फौरी तौर पर लंदन ले जाना होगा। फारिस ने संजीदगी से कहा। जयान ने तड़प कर जवाब दिया, मैं इसे आज ही लंदन लेकर जाऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फारिस ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ एक कागज जयान की तरफ बढ़ाया। लंदन में इसका बेहतरीन इलाज मेरा दोस्त कर सकता है, मगर मेरी एक शर्त है। जयान ने गुस्से से पूछा, कौन सी शर्त? फारिस ने हया की तरफ देखा, जो खामोशी से छत को घूर रही थी। हया को इलाज के लिए मेरे साथ लंदन जाना होगा, लेकिन तुम्हारे बगैर। तुम्हें इसे तलाक के कागजात देने होंगे ताकि वो वहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जयान का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हलक दबा दिया हो। तुम सौदा कर रहे हो फारिस? हया की जिंदगी का सौदा? मैं सौदा नहीं कर रहा। मैं इसे तुम्हारे जुनून से बचा रहा हूँ जिसने इसे अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया। फारिस ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जयान ने हया की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी मगर आंसू उसके कानों तक बह रहे थे। जयान को पता था कि अगर उसने इनकार किया तो वो हया को खो देगा, और अगर माना तो वो खुद जीते जी मर जाएगा। उसने कांपते हाथों से कलम उठाया और तलाक के कागजात पर दस्तखत करने लगा। हया ने अचानक आंखें खोली और जोर से चीख मारी, नहीं जयान, ऐसा मत करना। मैं मर जाऊंगी, आपसे अलग नहीं होंगी। जयान ने रोते हुए हया का माथा चूमा। तुम्हें जिंदा रहना होगा हया, मेरे लिए नहीं तो अपनी जिंदगी के लिए। वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हया की दर्दनाक चीखें गूंजती रह गईं और फारिस ने फातिहाना नजरों से जयान को जाते हुए देखा। जयान तलाक के कागजात पर दस्तखत करके अस्पताल की राहदारी में बेजान होकर बैठ गया। फारिस हया को लंदन ले जाने की तैयारी कर रहा था, मगर हया ने खाना पीना और बातचीत करना छोड़ दिया था। हया, तुम्हारा ऑपरेशन होना जरूरी है। जयान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा। फारिस ने उसे समझाने की कोशिश की। हया ने खाली नजरों से फारिस को देखा। आपने उसे मजबूर किया फारिस भाई, ये मोहब्बत नहीं, बदला है। दूसरी तरफ जयान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लंदन जाने के बजाय खामोशी से फारिस के माजी की फाइलिंग खुलवाना शुरू कर दी, ताकि ये जान सके कि फारिस उसे हया से क्यों दूर करना चाहता है। तहकीक के दौरान जयान को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। फारिस का वो दोस्त डॉक्टर जो लंदन में हया का ऑपरेशन करने वाला था, असल में जोया का सगा भाई था। जयान समझ गया था कि ये सब हया को जान से मारने का एक बड़ा जाल है, ताकि जायदाद जोया और फारिस को मिल सके। वो दीवानावार एयरपोर्ट की तरफ भागा, जहाँ फारिस हया को लेकर प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ रहा था। रुक जाओ फारिस, जयान की गरजदार आवाज गूंजी। उसने पुलिस के साथ वहां पहुंचकर फारिस का रास्ता रोका और वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जो फारिस ने छुपाई थी। फारिस का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसे पता चला कि उसका राज खुल चुका है। जयान ने हया को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा हया। मैंने इन कागजात पर दस्तखत तो किए थे, मगर उन पर स्याही नहीं, मिटने वाला रंग था। एयरपोर्ट पर पुलिस ने फारिस को हिरासत में ले लिया, जबकि जयान हया को लेकर फौरी तौर पर शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, जहां उसने मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स को पहले से ही अलर्ट कर रखा था। हया की हालत बिगड़ रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। जयान, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। हया ने नींबू आंखों से जयान का हाथ थामा। जयान ने उसके हाथ पर सर रख दिया। अब मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती हया। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का बेहतरीन सर्जन बुलाया है। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। ऑपरेशन शुरू हुआ तो जयान बाहर जाए नमाज बिछाकर बैठ गया।
उसके दिल में अपना गुरूर था न गुस्सा, सिर्फ एक इल्तिजा थी। कई घंटों के तवील इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक इत्मीनान था। ऑपरेशन कामयाब रहा ज़यान शाह। हया अब खतरे से बाहर है, मगर उसे मुकम्मल आराम और खुशी की ज़रूरत है। ज़यान की आंखों से शुक्राने के आंसू बहने के लिए उसने वहीं सजदा किया। कुछ दिन बाद हया को होश आया तो उसने खुद को हवेली के अपने उसी कमरे में पाया जहाँ उसकी और ज़यान की जिंदगी की नई शुरुआत होनी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था और ज़यान खामोशी से उसे देख रहा था। हया, मैंने वो सारे जायदाद के कागजात जला दिए हैं। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो मेरी मोहब्बत से बड़ी हो जाए, ज़यान ने नरमी से कहा। हया ने मुस्कुराकर ज़यान की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी दादी जान कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक पुलिस फाइल थी। ज़यान, फारिस ने जेल में एक एतराफ़ी बयान दिया है, जिसमें उसने तुम्हारे वालिद के बारे में एक ऐसा इंकशाफ किया है जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ज़यान ने फाइल खोली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हया भी तशवीश से उसे देखने लगी। ज़यान के हाथ में मौजूद फाइल रज रही थी। फाइल में लिखा था कि बरसों पहले ज़यान के वालिद और हया के वालिद के दरमियान जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि ज़यान के वालिद ने हया के वालिद से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे छुपाने के लिए वसीयत का ड्रामा रचाया गया। हया के वालिद की वसीयत असल में ज़यान के वालिद ने खुद लिखी थी, ताकि हया की जायदाद पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। ज़यान को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बुलंदी से नीचे गिरा दिया हो। वो शख्स जिसे वो अपना आइडियल समझता था, वही हया का मुजरिम निकला। हया, मैं तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं रहा, ज़यान ने भराई हुई आवाज़ में कहा। हया ने उसके हाथ से फाइल ली और खामोशी से उसे पढ़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक दुख था। ज़यान, जो मेरे वालिद के साथ हुआ उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। हमें माज़ी की तलख़ियों में अपना हाल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हया ने उसे हौसला दिया, मगर ज़यान का ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। उसने फ़ैसला किया कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगा। उसने अपने वालिद का सामना किया और उन्हें सब सच बताने पर मजबूर किया। ज़यान के वालिद ने रोते हुए अपनी गलती को तस्लीम किया और हया से माफ़ी मांगी। मैंने दौलत के लालच में भाई के खून से गद्दारी की, मुझे माफ़ कर दो बेटी। उन्होंने हया के सर पर हाथ रखा। हया ने उन्हें माफ़ कर दिया, मगर ज़यान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने फ़ैसला किया कि वो हवेली छोड़कर एक अलग छोटे से घर में रहेगा, जहाँ वो अपनी मेहनत से हया को वो खुशियाँ दे सके जो किसी के एहसान या धोखे पर मबनी न हो। ज़ोया, जो अब तक छुपकर वार कर रही थी, उसने देखा कि ज़यान और हया तो और भी करीब आ गए हैं। उसने अब अपनी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेलने का फैसला किया। उसने ज़यान की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी, ये जानते हुए कि ज़यान आज हया को लेकर शहर से बाहर जा रहा है। ज़यान और हया अपनी नई ज़िंदगी की खुशी में शहर से दूर लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। फ़िज़ा में सुकून था, मगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ते ही ज़यान को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने ब्रेक पर पाँव मारा, मगर पेडल बिल्कुल फ्री हो चुका था। हया, बेल्ट मजबूती से बांध लो, गाड़ी की ब्रेक काम नहीं कर रही, ज़यान ने घबराहट में चिल्लाया। हया का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। ज़यान, सामने से ट्रक आ रहा है। ज़यान ने स्टीयरिंग को पूरी कुव्वत से घुमाया ताकि गाड़ी ट्रक से न टकराए। गाड़ी सड़क से उतरकर एक ढलान की तरफ मुड़ गई। एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई। धुएं और आग के दरमियान ज़यान ने हिम्मत करके आंखें खोली। उसका सर खून से लथपथ था। उसने देखा हया बेहोश थी और उसके माथे से खून बह रहा था। हया, होश करो हया, ज़यान ने लरजते हाथों से उसे बाहर निकाला। उसी वक्त पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से ज़ोया निकली। उसके चेहरे पर एक पागलपन वाली मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था ना ज़यान कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। ज़ोया ने अपने हाथ में मौजूद माचिस की तीली जलाई। गाड़ी से पेट्रोल बह रहा था। आज तुम दोनों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ज़यान ने हया को एक तरफ महफूज जगह पर लेटाया और लड़खड़ाते हुए ज़ोया की तरफ बढ़ा। ज़ोया, ये पागलपन छोड़ दो, तुम जेल जाओगी। ज़ोया ने हंसते हुए जलती तीली पेट्रोल की लकीर पर फेंक दी, मगर ज़यान ने आखिरी लम्हे में ज़ोया को धक्का दिया और खुद आग की लपेट से बचने के लिए दूर जा गिरा। आग के शोले बुलंद हुए, मगर खुशकिस्मती से वो हया तक नहीं पहुंचे थे। दूर दराज से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोया भागने की कोशिश में नीचे खाई में गिर गई। हादसे के 3 माह बाद हवेली के वसीलों में आज बहुत चहल पहल थी। हर तरफ सफ़ेद और सुनहरी फूलों से सजावट की गई थी। ज़ोया अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और फारिस हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा चुका था। ज़यान, जो अब मुकम्मल सेहतमंद था, सफ़ेद शेरवानी में मलबूस आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वो पुराना गुरूर नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। ज़यान बेटा, हया तैयार है। दादी जान ने मुस्कुराते हुए कमरे में झांका। ज़यान आहिस्ता कदमों से चलता हुआ हया के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ हया आज फिर से उसी सुर्ख उरूसी जोड़े में सजी बैठी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि उम्मीद थी। ज़यान ने उसके सामने बैठकर उसका हाथ थाम लिया। हया, मैंने बहुत से गुनाह किए, तुम्हें बहुत दुख दिए, मगर आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। ज़यान की आवाज़ में खुलूस था। हया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़यान, मोहब्बत तो वो होती है जो इंसान को बदल दे, और आपकी मोहब्बत ने मुझे जीना सिखा दिया और आपको झुकना सिखा दिया। आज उनके निकाह की बाकायदा रुखसती थी। हवेली के सब घर वाले खुश थे। ज़यान के वालिद ने हया के सर पर हाथ रखकर उससे वो तमाम जायदाद वापस कर दी जो उसके हक में थी, मगर हया ने वो सब कुछ एक फलाही ट्रस्ट के नाम कर दिया। दौलत से दिल नहीं भरते ज़यान, दिल तो मोहब्बत से भरते हैं, हया ने ज़यान की तरफ देखकर कहा। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब ज़यान हया को लेकर अपने नए और छोटे से घर की तरफ रवाना हुआ। वो घर जो ज़यान ने अपनी मेहनत से बनाया था। गाड़ी में बैठते हुए हया ने ज़यान के कंधे पर सर रखा। रेडियो पर धीमा सा म्यूजिक चल रहा था।
ज़यान ने धीरे से कहा। पता है हया, पहले तुम सिर्फ मेरे सामने थी, फिर मेरी जिद बनी, फिर मेरी दुआ बनी, और अब क्या? हया ने इश्तियाक से पूछा। ज़यान ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। अब तेरे दिल में हम आ गए। हया शर्मा कर हंस दी और गाड़ी जिंदगी की नई राहों पर चल पड़ी, जहां अब कोई नफरत, कोई चाल और कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ उनकी बेपनाह मोहब्बत थी। बेशक मोहब्बत जायदादों और जिद से नहीं, बल्कि यकीन और कुर्बानी से जीती जाती है। मोहतरम व्यूवर्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्ट, अल्लाह हाफिज़।